नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास वहशी पार्ट 3। शाम 6 बजे मुकेश माथुर चंडीगढ़ में था। अपने आवास का जो पता निखिल ने उसे बताया था वो सेक्टर 25 में था। वो एक 3 मंजिला इमारत थी जिसकी ऊपरली मंजिल पर निखिल का फ्लैट था। उसके फ्लैटमेट हरीश हांडा को वो दिल्ली से फोन खड़काकर चला था, इसलिए वो उसे वहां अपना इंतजार करता मिला। उसने मुकेश को फ्लैट की छोटी सी बैठक में बिठाया। आई एम सॉरी फॉर निखिल, वो संजीदगी से बोला। सो आई एम, मुकेश बोला। खामखा फंस गया बेचारा। सुना तो यकीन न आया। जरूर वो किसी गलत फहमी के तहत गिरफ्तार है, जो खुदा करे जल्दी दूर हो जाए। तुम्हारे ख्याल से वो बेगुनाह है? मेरे ख्याल से क्या, इधर जो कोई भी उसे जानता है उसके ख्याल से वो बेगुनाह है। 3 साल से हम दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। उसमें ऐसी होमिसिडल टेंडेंसी होती तो क्या मुझे उसकी भनक न लगी होती? तो ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे रहना मुझे कबूल हुआ होता। हमारे यकीन से कि वो बेगुनाह है कुछ नहीं होता मेरे भाई। यकीन तो कोर्ट को आना चाहिए। आएगा, जरूर आएगा। क्यों नहीं आएगा? सच कहीं छुपा रह सकता है? नहीं। यहाँ पुलिस आई थी? हाँ, एक सब इंस्पेक्टर आया तो था। लोकल या दिल्ली से? दिल्ली से। तुमसे भी बात की? हाँ, मेरे को करनी पड़ी। क्या पूछा? यही कि बुधवार किस वक्त निखिल यहाँ लौटा था। मैंने कहा 4:30 बजे के करीब। फिर फुटबॉल के गेम के बारे में बताया जो निखिल के लौटने के बाद हमने सामने वाले मैदान में खेला था। फिर उसने यहाँ की तलाशी ली। तलाशी ली? उसके पास सर्च वारंट था? नहीं। तो तुमने ऐतराज किया होता? क्या फायदा होता? वो मेरे ऐतराज को क्या खातिर में लाता? मैं हुज्जत करता तो लोकल थाने से अपने जैसे 10 पुलिसिये बुला लेता। खामखा मेरी फजीहत होती। फिर यहाँ छुपाने लायक रखा क्या था? आई सी। वैसे उसने बड़ी सरसरी तलाशी ली थी। सुई तलाश करने जैसी बारीक तलाशी नहीं ली थी। उसके तलाशी लेने के ढंग से ऐसा लगता था जैसे कि कोई खास आइटम उसके जहन में थी जिसकी कि वो वहां से बरामदे की उम्मीद कर रहा था। खास आइटम जैसे कि जेवरात? जेवरात? कत्ल के बाद मौकाए वारदात से कुछ जेवरात भी चोरी गए थे। पुलिस जब बतौर कातिल उसको गिरफ्तार किए बैठी है तो उनसे ये सोचना अपेक्षित था कि वो जेवरात का चोर भी निखिल को ही समझ रहे होंगे। नॉनसेंस। आई एग्री विद यू। बहरहाल वो पुलिसिया यहाँ से बरामद करके कुछ न ले गया? मेरे ख्याल से तो नहीं। मेरी आंख बचाकर कुछ उठा लिया हो तो कह नहीं सकता। आई सी। वैसे लगता था उसको उसकी पोशाक से किसी चीज की बरामदगी की उम्मीद थी। कैसे लगता था? उसने बार बार मेरे से पूछा कि उस रोज निखिल क्या पहने था। क्या पहने था? नीले रंग की डेनिम की जीन्स, मैरून रंग का हाईनेक का पुलोवर और विंड चीटर। विंड चीटर यानी कि वो जैकेट जो अमूमन तेज ठंडी हवा से बचने के लिए पहनी जाती है। वही। ये कपड़े यहाँ हैं? उस पुलिस वाले को तो मिले नहीं थे। मेरे ख्याल से मंगला मदान के क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रवार को जब वो दिल्ली गया था तो वो ही कपड़े पहन के गया था। अपना ये ख्याल उस पुलिसिये पर जाहिर किया था? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अपनी तरफ से उसे कुछ नहीं बताया था। उसने जो पूछा था सिर्फ उसका जवाब मैंने उसे दिया था। आई सी। निखिल मेरा दोस्त है। वो पुलिस वाला उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए क्लू तराशता यहाँ पहुंचा था। मैं उसका काम आसान क्यों करता? ऐसा कुछ क्यों कहता या करता जो पहले से फंसे मेरे दोस्त को और फंसाने की वजह बनता? ठीक है, बुधवार जब वो वापस लौटा था तो कैसा लगता था? वैसा ही जैसा हमेशा लगता था, बस जरा कीचड़ से सना था। कीचड़ से सना था क्या मतलब? उस रोज दोपहर बाद इधर बारिश हुई थी। निखिल के यहाँ पहुंचने से कोई आधा घंटा पहले ही बंद हुई थी। वो कहता था कि मैदान से शॉर्टकट मारता जब वो इधर आ रहा था तो उसका पांव फिसल गया था और उसके कपड़े कीचड़ से सन गए थे। जब बारिश आधा घंटे पहले ही बंद हुई थी तो वो कीचड़ तो मैदान में तब भी होगा जबकि तुम लोग फुटबॉल खेलने गए थे। कीचड़ कहीं कहीं था, सारे मैदान में नहीं था। हम अपना खेल कीचड़ वाले हिस्से से बच के खेल सकते थे। उसकी नाक कैसे टूटी? गगनदीप का धक्का लग गया था। वैसे गगनदीप तो कहता था कि खुद ही फिसल कर गिरा था।
ऐसा हर कोई कहता है, गेम में अपनी गलती कोई नहीं मानता। अब धक्का लगा या खुद गिरा, लेकिन नाक अच्छी फूटी उसकी। बहुत खून बहा। बर्फ लाकर मली तो कहीं जाकर रुका। बर्फ का आइडिया किसको आया? शरद को आया, मेरे को आया। बेतहाशा खून बहता देखकर हम दोनों ही दौड़ पड़े थे, लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि शरद भी बर्फ लाने के लिए ही दौड़ा था। मैं यहाँ फ्लैट में रेफ्रिजरेटर से बर्फ निकालने आया था, जबकि शरद ने ज्यादा समझ का काम किया था। वो ग्राउंड फ्लोर वालों के यहाँ से बर्फ लाया था, इसलिए बर्फ के साथ वो मेरे से पहले वापस निखिल के पास पहुंच गया था। बहरहाल निखिल की नाक से बहता खून बर्फ से बंद हुआ था। हाँ, खेल में कितने जने शामिल थे? 8। 4 ब्लॉक के लड़के थे, 4 हम स्टूडेंट थे। मैं, निखिल और वो 2 लड़के एक तरफ, गगनदीप, शरद और बाकी के 2 लड़के एक तरफ। उनके नाम पते जानते हो? नहीं, इधर ऐसे कई लड़के हैं जो हमें फुटबॉल के साथ मैदान में देखते हैं तो खुद ही आ जाते हैं। ऐसे ही उस रोज कोई 4 जने आ गए थे। सूरत तो पहचानते होंगे? हाँ, सूरतें तो बराबर पहचानता हूँ। वो दोबारा दिखाई दे तो उनके नाम पते नोट करके रखना। ठीक है, मैं फोन करके पता करूंगा। ठीक है। उस रोज निखिल जब लौटा था तो क्या बहुत थका हुआ लग रहा था? वो ड्राइव से थकने वाला लड़का नहीं। एक बार हम उसकी कार पर मनाली गए थे, एक बार धर्मशाला गए थे। हमेशा कार उसने चलाई थी और कभी शिकायत नहीं की थी। हम चारों को ड्राइविंग आती है। लंबे रूट पर गाड़ी मिल बांट कर ही चलाई जाती है, लेकिन उसे हमारी मदद मंजूर नहीं होती थी। हमेशा बोलता था गाड़ी वो ही चलाएगा, क्योंकि उसे कोई दिक्कत नहीं थी। मंगला ने उसे यही फोन किया था? हाँ। तब तुम यहाँ थे? हाँ। क्या बात हुई थी? कोई लंबी बात नहीं हुई थी। लंबी क्या, बहुत ही ब्रीफ बात हुई थी। उसने कुछ सुना था। ठीक है, आता हूँ बोला था और फोन रख दिया था। फिर मेरे से कहा था मेरे को कल सुबह दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने वजह पूछी थी तो बोला था कोई पंगा पड़ गया था। तब सूरज से फिक्रमंद लगता था? खास नहीं, फिक्र करने वाला उसका मिजाज ही नहीं था। अच्छी बुरी हर बात को हमेशा रूटीन में लेता था। फिर उसने कहा भी था कि मामूली पंगा था, कोई बड़ा बखेड़ा नहीं था। आप चाय पियेंगे? कोई जहमत ना हो तो पी लूंगा। जहमत कैसी? यहीं तो बनानी है। फ्लैट में किचन तो मुझे दिखाई दे रही है। खाना वाना खुद ही बनाते हो तुम लोग? नहीं, दिन का कॉलेज की कैंटीन में खाते हैं, रात का होटल में। तो ब्रेकफास्ट यहाँ बनाते हो? वो भी नहीं, वो भी जब कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं तो होटल में करते हैं। यहाँ तो खाली चाय कॉफी बनाते हैं। एक बिजली की केतली और कंडेंस मिल्क का डिब्बा रखा हुआ है, फटाफट काम हो जाता है। गुड, मैं चाय बना कर लाता हूँ। हाँ प्लीज। वो किचन में गया तो पीछे तत्काल मुकेश उठकर खड़ा हुआ। बाजू में एक खुला दरवाजा था जिसके पार बेडरूम दिखाई दे रहा था। चुपचाप दरवाजा पार करके वो बेडरूम में दाखिल हुआ। उसने पाया कि ड्राइंग रूम के मुकाबले में बेडरूम काफी बड़ा था। वहां दो तरफ 2 बेड लगे हुए थे और 2 ही स्टडी टेबल थी। एक टेबल पर फ्रेम में लगी मधुर हंसी बिखेरती निकिता मदान की तस्वीर लगी हुई थी, जो ये जाहिर करने के लिए काफी थी कि वो टेबल निखिल की थी। वो उस टेबल के करीब पहुंचा। टेबल पर कुछ किताबें, कापियां, घड़ी, कैलेंडर जैसी चीजें पड़ी थी, जिनमें मुकेश की दिलचस्पी के काबिल कुछ नहीं था। उसमें 3 दराज थे, जिसमें से टॉप वाले को खींचने पर पता चला कि उसमें कोई ताला वगैरह नहीं लगा हुआ था। उसने बारी बारी तीनों दराज खोले, लेकिन उनमें भी वो ही चीजें थी जो कि एक आम नौजवान स्टूडेंट की मिल्कियत हो सकती थी, सिवाय एक चीज के। बीच के दराज में कंडोम के एक खाली पैकेट में एक छोटी सी प्लास्टिक की शीशी थी, जिस पर किसी तरह का कोई लेबल नहीं लगा हुआ था। उसने उसे खोलकर भीतर झांका तो पाया कि भीतर 3 गोलियां थी। उसने अपनी हथेली पर पलटकर उनका मुआयना किया तो उनमें से किसी पर कोई नाम, मार्क या कोड गुदा न पाया। वो प्लेन टैबलेट्स थी, जिनकी शिनाख्त का कोई जरिया नहीं था। उसने उन्हें वापस शीशी में डाला, ढक्कन बंद किया और शीशी को अपने कोट की एक भीतरी जेब के हवाले किया। फिर उसने दराज बंद किए और वापस बैठक में लौट आया। वो यथास्थान बैठा ही था कि हांडा चाय ले आया। उसने मुकेश को चाय सर्व की और फिर अपनी चाय के साथ पूर्वता उसके सामने बैठ गया। थैंक यू, मुकेश बोला। एक बात बताओ?
पूछिए। मैं तुम्हें बतौर विटनेस कोर्ट में पेश करने की जरूरत समझूं तो तुम दिल्ली आने की जहमत करोगे? मेरी गवाही से निखिल का कोई भला होता होगा तो जरूर करूंगा, वो बोला। विजिट का तुम्हारा सारा खर्चा निखिल के अंकल श्याम बिहारी आनंद उठाएंगे। ओ नो, मनी डजंट मैटर सर। आई हैपन टू हैव अ फिल्दी रिच फादर। असल में कहाँ के रहने वाले हो? शिमला का। उधर मेरे डैडी के फलों के कई बगीचे हैं। फिर भी वकालत की पढ़ाई कर रहे हो? उनकी जिद नहीं कि तुम उनके साथ फलों का बिजनेस ज्वाइन करो? उन्हीं की जिद है कि मैं वकील बनूं। न बन पाया तो चमड़ी उधेड़ देंगे। ओह, गगनदीप और शरद त्यागी कहाँ रहते हैं? इसी फ्लोर पर, बाहर सीढ़ियों के बाजू में जो दूसरा दरवाजा है वो उनके फ्लैट का है। उनसे भी मिलना चाहते हैं? हाँ, अभी होंगे वो फ्लैट पर। गगनदीप तो है, शरद का पता नहीं। देखता हूँ। उसने हरीश से विदा ली और बाहर जाकर बगल के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। हरीश हांडा जैसे ही युवक ने दरवाजा खोला। गगनदीप, मुकेश ने कहा। नहीं, वो। उसने सिर के ऊपर गोल गोल हाथ घुमाया और चेहरे के आगे यूं उंगलियां चलाई जैसे दाढ़ी में कंघी फेर रहा हो। वो है, मैं वो हूं जो वो नहीं है। तुम शरद हो? शरद त्यागी? हाँ। कैसे जाना? तुम्हारे पड़ोसी ने बताया था कि गगनदीप घर पर है, शरद का पता नहीं। वो है। मुकेश ने उसके एक्शन की नकल की। तो तुम शरद त्यागी हो? मैं अभी आया हूँ, सरदार अभी गया है। ओह, आपकी तारीफ। जैसे तुम वो हो जो वो नहीं है, वैसे मैं हूँ। वो हंसा। मुकेश ने उसे अपना परिचय दिया, एक विजिटिंग कार्ड पेश किया और आमद का मकसद बयान किया। आओ। वो भीतर दाखिल हुआ तो उसने पाया कि वो फ्लैट फर्नीचर समेत बगल के फ्लैट का एन डुप्लीकेट था, जिससे जाहिर होता था कि वो फ्लैट फर्निश्ड किराए पर दिए जाते थे। गगनदीप कहाँ गया है? उसने पूछा। लाइब्रेरी, शरद बोला। कब लौटेगा? कोई पता नहीं, वहां से कहीं और भी जा सकता है। फिर तो उससे मुलाकात मुश्किल होगी, क्योंकि मैंने तो अभी दिल्ली वापस लौटना है। निखिल कैसा है? गिरफ्तार है, लॉकअप में बंद है। ऐसे हाल में जैसा हो सकता है वैसा है। वो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। मुझे खुशी है कि उसके इतने निष्ठावान दोस्त हैं। आप उसे छुड़ा लेंगे ना? कोशिश तो यही है, भरपूर कोशिश यही है। हम कोई मदद कर सकते हैं? गवाह के तौर पर मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ सकती है। पड़े, सिर के बल हाजिर होंगे। थैंक यू। एक बात मैं पूछ सकता हूँ? पूछो। जब निखिल का अंकल खुद इतना बड़ा वकील है, जब उसके एसोसिएट्स भी उस जैसे बड़े वकील हैं, तो आपको मुंबई से क्यों इंपोर्ट किया गया? मुकेश ने वजह समझाई, जिसे सुनकर शरद के चेहरे पर आश्वासन के भाव न आए। कहीं ऐसा तो नहीं, वो बोला, कि वो लोग निखिल के लिए असल में कोई हाथ पांव हिलाने के लिए मैच खाना पूरी करके दिखा रहे हों कि उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही हो तो अच्छा है। बेचारा यतीम है, और किसी के बाप होने में और किसी के बाप की जगह होने में फर्क होता है। ठीक कहा। अब मैं कुछ पूछूं? पूछिए। तुम्हें मालूम है ना कि बुधवार निखिल अपनी कार पर दिल्ली उसी महिला से मिलने गया था जिसका कि कत्ल हुआ था? मंगला मदान। मालूम है। उसके लौटने के बाद के बारे में कुछ बताओ। जवाब में उसने ऐन वही कुछ कहा जो वो पहले हरीश हांडा से सुनकर आया था। खाली एक बात उसने जोड़ी, उसकी नाक से खून बहना कोई बड़ी बात नहीं। उसने बताया, उस रोज तो वो बहुत जोर से मुंह के बल गिरा था। उसे नाक पर छोटी मोटी चोट भी लगे तो यूं खून बहने लगता था जैसे नक्सीर फूटी हो। तुम्हारा उससे फेलो स्टूडेंट होने जितना ही वास्ता है, या इससे बाहर भी कुछ साझा है? जवाब देने के पहले वो हिचकिचाया। ये जरूरी है? फिर बोला, हो सकता है। मेरी कोशिश उसके बैकग्राउंड समझने की है। इस काम के लिए हर बात जरूरी हो सकती है। वो क्या है कि निखिल में कोई ऐसी गॉड गिवन खूबी थी कि लड़कियां उसकी तरफ बहुत जल्द आकर्षित होती थी। अपनी बात समझाने के लिए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक छुट्टी के दिन हम दोनों तफरीहन निकले थे तो पटियाला पहुंच गए थे। वहां रात को हम एक डिस्को में गए थे। वहां ड्रिंक्स के दौरान हमने एक मुश्किल से 18-19 साल की लड़की देखी थी जो बैंड की धुन पर झूम झूम के नाच रही थी।
इतनी खूबसूरत थी, इतनी बढ़िया बनी हुई थी कि आजकल की फैंसी फिल्म स्टार्स शर्मिंदा हो जाए। फिर निखिल मेरे पास से उठा था और जाकर उसके साथ डांस करने लगा था। निखिल खुद बहुत बढ़िया डांस करता है, इसलिए जल्दी ही उन दोनों में ऐसा रिदम बना कि देखने वाले वाह वाह कर उठे। बैंड बजना बंद हुआ तो वो उसे अपने साथ हमारी टेबल पर ले आया। खुद तो वो डांस के दौरान ही इंट्रोडक्शन हासिल कर चुका था और खुद इंट्रोड्यूस्ड हो चुका था। फिर उसने मेरा भी परिचय कराया। बोला, शरद, मेरे सपनों की शहजादी आयशा अब्राहम से मिलो। एक डांस के वक्फे में वो सपनों की शहजादी बन गई। है ना कमाल। मैंने ऐसे ही तो नहीं बोला था कि उसमें कोई खुदाई खूबी थी। फिर 2 मिनट में उसने मेरा पत्ता काट दिया। मेरे कान में बोला कि मैं वहां से कूच करूं, बस अड्डे जाकर बस पकड़ूं और चंडीगढ़ लौट जाऊं। लड़की के लिए यार को डम कर दिया। हाँ, तुम्हें ऐतराज ना हुआ? बस से लौटना पड़ना था, इस ख्याल से ऐतराज हुआ, वरना न हुआ। आखिर यार था, अगर वैसी जन्नत की हूर से उसका टांका फिट होता था तो मुझे होने देना चाहिए था, इसलिए मैं वहां से चला आया। पीछे क्या हुआ? मैंने ना पूछा न उसने बताया। उसने खुद न बताया, इसलिए मैंने ना पूछा। कोई अंदाजा तो हुआ होगा। अंदाजा तो यही हुआ था कि स्कोर करके आया था, क्योंकि अगले दिन वो कॉलेज नहीं जा सका था। दोपहर बाद 2:30 बजे तक सोता रहा था। वो चांस मुलाकात रात गई बात गई जैसी निकली थी या आगे भी चली थी? मेरे ख्याल में तो आगे भी चली थी। 1-2 बार मैंने उसे लड़की से फोन पर बात करते और मुलाकात का टाइम फिक्स करते सुना था। एक बार वीकेंड पर निकिता से होने वाली मुलाकात को टालने के लिए बहाने बनाते सुना था। सिलसिला कब तक चला था? 2-2.5 महीने तक। कैसे मालूम? उसने खुद बताया था कि वो किस्सा खत्म था। उसकी उस बात पर एतबार लाकर मैंने उससे लड़की का फोन नंबर मांगा था। क्यों? खुद यारी लगाने के लिए। और क्या? बताया उसने नंबर? नहीं, उल्टे खफा हो गया। मुझे हिदायत जारी करने लगा कि मैं उसके पास ना फटकूं, उसका ख्याल भी ना करूं। 2 टूक बोला कि मैं उस लड़की से दूर रहूं। क्यों भला? क्या पता। जिद न की। कल्पा हुआ था, जिद करने का हाल नहीं था। आई सी। ऐसी तफरीबाजी के लिए पैसा होता है उसके पास? कहाँ होता है? उधार मांगता है। तुम्हारे से? किसी से भी। अपनी बताओ, आज की तारीख में तुम्हारा देनदार है? हाँ। पैसा वापस मिलने के प्रोस्पेक्टस कैसे हैं? कमजोर हैं। तकाजा करो तो बोलता है, डिग्री हाथ आते ही मेरी अपने अंकल की फर्म में नौकरी लगवा देगा। हरीश को भी यही बोलता है। जिसका मुंह बंद करना हो उसे अंकल की फर्म में नौकरी दिलाने का लारा देकर चुप करा देता है। कमाल है। कुछ क्षण खामोशी रही। तुम्हारा फ्लैटमेट तो लौटता दिखाई नहीं देता। उसने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा होता मेरी उससे बात हो जाती। होता तो होता, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बड़ी फिलोसफिकल बातें करते हो। वो हंसा। मैं लाइब्रेरी जाऊं तो कोई गारंटी नहीं कि वो वहां मिलेगा। फिर तो मुझे उससे मिलने का ख्याल छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने फौरन वापस लौटना है। खैर, अब एक आखिरी बात बताओ। पटियाले वाली लड़की का, आयशा अब्राहम का कोई अता पता तुम्हें मालूम है या नहीं? नहीं। ये गारंटी है कि वो पटियाला की रहने वाली थी? ऐसे तो नहीं कि जैसे तुम दोनों यार चंडीगढ़ से वहां गए थे, वैसे वो भी वहां कहीं बाहर से आई हो? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं इस बारे में विद अथॉरिटी कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, सहयोग का शुक्रिया। यू आर वेलकम। मुकेश वहां से रुखसत हुआ। सड़क पर पहुंचकर उसने एक पीसीओ तलाश किया और वहां से पंजाब की डायरेक्टरी हासिल की। उसमें पटियाला का सेक्शन निकालकर उसने अब्राहम तलाश किया तो एक ही अब्राहम दर्ज पाया। उसने उसके आगे दर्ज नंबर पर फोन लगाया तो निरंतर घंटी बजने का सिग्नल मिला। कोई जवाब न मिला। उसने संबंध विच्छेद कर दिया और वो नंबर और उसके आगे लिखा पता नोट कर लिया। फिर उसने दिल्ली आनंद आचार्य एंड प्रधान के ऑफिस में कॉल लगाई। वहां से टेलीफोन ऑपरेटर से उसे मालूम हुआ कि चंद्रेश रोहतगी का उसके लिए मैसेज था कि वो देर सवेर की परवाह किए बिना रोहतगी से मिले। रात के 11 बजे वो गोल मार्केट के इलाके में स्थित रोहतगी के घर जाकर लगा। आओ भाई, वो बोला। तुम्हारे से एक पर्सनल बात करना जरूरी था, इसलिए मैसेज छोड़ा।
बात कुछ ऐसी है कि मुझे लगा था कि मुझे उसको कलम बंद करने से परहेज करना चाहिए था। ऐसी क्या बात है? मुकेश तनिक सशंक भाव से बोला। बताता हूँ। विस्की पीते हो? पीता हूँ। पीना चाहते हो? चाहता हूँ। उसने जॉनी वॉकर रेड लेबल सर्व की। दोनों ने चीयर्स बोला। अब बोलो, क्या बात है? मुकेश बोला। और किसकी बाबत है? मंगला मदान की बाबत है। इतना तो तुम्हें मालूम ही होगा कि राजीव आचार्य का उससे अफेयर चल रहा था और वो उससे शादी करना चाहता था। मालूम है, वो अफेयर खत्म होने वाला था। किसकी तरफ से? मकतूला की तरफ से। वजह? उसकी नवाजिशों का कोई और दावेदार पैदा हो गया था। कौन? विजय सिंह नाम है। दिल्ली शहर का बड़ा स्टॉक ब्रोकर है। निजामुद्दीन ईस्ट में रहता है, वहीं ऑफिस है। अपनी जिंदगी में मकतूला उसकी क्लाइंट थी। उम्र दराज आदमी है, गृहस्थ है, बीवी हाउसवाइफ है, नाम अपर्णा है। 2 बच्चे हैं। नैनीताल में शेरवुड कॉलेज में पढ़ते हैं और वहीं रहते हैं। ये पुख्ता जानकारी है? बिल्कुल। कैसे निकाली? तुम मकतूला की बैकग्राउंड की वाकिफियत चाहते थे, इसलिए मैंने उसे कुरेदने के लिए कई इन्वेस्टिगेटर लगाए और खुद भी लगा। इस सिलसिले में मैंने मकतूला की नौकरानी अंगूरी की तरफ खास तवज्जो दी। बहुत मेहनत से उसे ये तसल्ली देकर उसकी जुबान खुलवाई कि यूं वो अपनी मालकिन के कातिल को पकड़वाने में मददगार साबित हो सकती थी। उसी से विजय सिंह की बाबत पता चला, जो कि पिछले कई महीनों से रेगुलर हफ्ते में कम से कम एक बार तो यकीनन वहां आता था। क्लाइंट से बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आता होगा। बिजनेस कॉन्फ्रेंस बेडरूम में? अंगूरी साफ ऐसे बोली कि उनकी मुलाकातें मालकिन के बेडरूम में होती थी। हाँ, उसने ये बात पुलिस को भी बताई होगी। कहती है नहीं बताई। क्यों? एक तो किसी ने पूछा नहीं, दूसरे वो पुलिस से खौफ खाती है। मुलाकातें दिन में होती थी या रात में? दिन में, अमूमन दोपहर बाद। रात को होती तो अंगूरी को उनकी खबर ही न लगती, क्योंकि शाम ढले वो अपने घर चली जाती है। दोस्ती से या आशिकी बोलूं? जरा ही ज्यादा पुरानी। घर के मैटिनी शो शुरू होने से कुछ ही महीने पहले मंगला विजय सिंह के ऑफिस में जाकर उससे मिली थी, क्योंकि उसका जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो उसके पहले ब्रोकर ने बनाया था, उससे संतुष्ट नहीं थी। सुना है उस पहले ब्रोकर ने गलत इन्वेस्टमेंट के जरिए उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने विजय सिंह के शरण में जाने की दानिशमंदी न दिखाई होती तो बर्बाद होके रहती। विजय सिंह ने बहुत दक्षता से उसके फाइनेंसेस को संभाला और उसे बर्बादी से बचाया, बताते हैं लोग बाग। जिसका बदला उसने उसे अपने बेडरूम का रेगुलर विजिटर बनाकर उतारा। क्या बड़ी बात है? हुस्न वालों के पास एक ही तो बेहतरीन तरीका होता है, शुक्रगुजार होकर दिखाने का। मकतूला बहुत सेक्सी औरत बताई जाती है। दिल्ली के हाई क्लास पार्टी सर्कल में रेगुलर विचरने वाली थी और रेगुलर ड्रिंक करने वाली थी। सुना है कभी थोड़ी ज्यादा हो जाती थी तो बड़े फक्र से अपनी जुबानी कहती थी कि 15 साल की उम्र से उसकी जिंदगी में कभी ऐसा कोई वाकया नहीं आया जबकि वो ठोकू विहीन हो। क्या हो? विदाउट लवर हो। ओह, खुद कहती थी कि उस महकमे में उसके हार्मोन्स ओवर एक्टिव थे। पहलू सूना हो तो डिप्रेशन में आ जाती थी और नर्वस ब्रेकडाउन होने का अंदेशा हो जाता था। भूख मारी जाती थी, अनिद्रा का रोग हो जाता था, चेहरे की चमक मध्यम पड़ने लगती थी और स्किन की मखमली फिनिश में फर्क आने लगता था। जवानी बरकरार रखने के लिए हेल्दी डाइट से ज्यादा हेल्दी सेक्स को जरूरी मानती थी, जिसका इंजेक्शन ना बंद होना चाहिए ना अनियमित होना चाहिए। ये सब अपनी जुबानी कहती थी। तरंग में अपनी पार्टी सिस्टर्स को चलाने के लिए, उन पर अपनी सुपीरियरिटी स्थापित करने के लिए। कमाल है, यकीन नहीं आता। मर गई बेचारी। उसकी जिंदगी में मिले होते तो जरूर यकीन आ जाता। तो कोई बड़ी बात नहीं कि उसकी फैन क्लब का चार्टर्ड मेंबर बनने का मौका तुम्हें भी हासिल हो जाता। उसके बेडरूम का सीजन पास तुम्हारे नाम भी जारी हो जाता। मजाक मत करो यार। मजाक कौन कर रहा है? मैं तो क्लाइंट की कॉर्नल रिपोर्ट जारी कर रहा हूँ। राजीव आचार्य को इस बात की खबर होगी कि मंगला की जिंदगी में कोई और मर्द आ गया था, जिसकी खातिर वो उसे धक्का देने की तैयारी कर रही थी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। क्यों पूछ रहा हूँ?
क्योंकि तुम राजीव आचार्य की कल्पना कातिल के तौर पर कर रहे हो। किसी औरत के एक ही वक्त में दो आशिक हों तो क्या वो दोनों एक दूसरे के वजूद से बेखबर रह सकते हैं? मेरी राय पूछ रहे हो? और कौन है यहाँ? औरत होशियार हो तो क्यों नहीं रह सकते? विजय सिंह की बीवी के बारे में क्या कहते हो? उसे कुछ मालूम होगा? कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो मुझे इस मामले में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मालूम हो। औरतों को अपने मर्द की ऐसी कारस्तानियों की भनक बहुत जल्दी लगती है। ऐसी बातें भांपने का उनमें बिल्ट इन मीटर लगा होता है। और फिर कहते नहीं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। कहते तो हैं। बाय द वे, तुम्हारे यहाँ मेहमान को एक ही ड्रिंक ऑफर करने का रिवाज है? ओह, वो हड़बड़ाया। आई एम सॉरी, मेरी तवज्जो नहीं गई थी कि तुम्हारा ग्लास खाली था। उसने नए ड्रिंक्स तैयार किए। मुकेश कुछ क्षण विचारपूर्ण मुद्रा बनाई खामोशी से विस्की चुसकता रहा। तुम्हें अपनी सोच से उबारने के लिए रोहतगी बोला, मैं कोई तबसरा पेश करूं? करो। मेरी अकल ये कहती है कि राजीव आचार्य मंगला का निष्ठावान आशिक था और उसकी निष्ठा का सबूत ये था कि वो उससे शादी करना चाहता था। उसके बरखिलाफ विजय सिंह, क्योंकि पहले से शादीशुदा था, जिसका बीवी को तलाक देने का कोई इरादा सामने नहीं आया है और जो खाली चुस्की मारने का मेहरबानी के बदले में मेहरबानी वसूलने का तमन्नाई चांद पड़ता था। उस इक्वेशन में विजय सिंह का मिजाज तू नहीं और सही जैसा हो सकता है और राजीव आचार्य का मिजाज तू ही बस तू ही वाला जान पड़ता है। राजीव आचार्य जैसे आशिक की निष्ठा क्योंकि ठोस होती है, इसलिए उसकी डिमांड एक्सक्लूसिव होती है। इसके बरखिलाफ औरत का मिजाज ऐसा जान पड़ता है जैसे वो गधे घोड़ों में कोई फर्क न करती हो या करना न चाहती हो। इन हालात में राजीव आचार्य को अगर ये पता चला होगा कि जिस औरत को वो दिलो जान से चाहता था, उसकी अफेक्शन का, नवाजिशों का कोई और भी शेयर होल्डर था, तो सोचो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी और जो गुजरी होगी उसकी रूह में उसने कैसे रिएक्ट किया होगा। वैसे ही जैसे के बारे में सोच के मेरी रूह कांपती है। गोया कबूल करते हो कि राजीव आचार्य कातिल हो सकता है? हाँ, और इस संदर्भ में एक बात का मैं भी जिक्र करना चाहता हूँ जो मुझे मकतूला की बेटी से मालूम हुई है और जो शायद तुम्हें मालूम नहीं होगी। ऐसी कौन सी बात है? मंगला के पति महेंद्र मदान ने अपनी मौत से थोड़ा अरसा पहले मंगला को धमकी दी थी कि वो अपनी वसीयत तब्दील करके उसे अपने विरसे से बेदखल करने जा रहा था। इस काम के लिए महेंद्र मदान का वकील राजीव आचार्य था। वो इस वक्त मातमी मूड में है, इसलिए उससे सीधे कोई माकूल जानकारी निकलवाना मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ही इस एंगल को भी पड़ताल करो। अच्छी बात है। और ये भी मालूम करने की कोशिश करो कि विजय सिंह की बीवी को उसके मंगला से अफेयर की खबर थी या नहीं। ओके। और एक मेरा पर्सनल काम, वो भी बोलो। किसी अच्छी केमिस्ट को जानते हो जो? उसने चंडीगढ़ से बरामद की 3 गोलियों वाली शीशी उसके सामने रखी। इन टैबलेट्स का केमिकल एनालिसिस करके बता सके कि ये किस मर्ज की दवा है। हो जाएगा ये काम। और बोलो। अभी इतना काफी है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। उसने अपना गिलास खाली किया, इसलिए अभी मैं चलता हूँ। ओके। सोमवार सुबह 30 हजारी के एक कोर्ट में पुलिस ने मुलजिम निखिल आनंद को रिमांड के लिए पेश किया। पुलिस की तरफ से सरकारी वकील R.K. अदलका कोर्ट में मौजूद था। डिफेंस की तरफ से मुकेश माथुर और श्याम बिहारी आनंद हाजिरी भर रहे थे। दर्शकों में निकिता मदान मौजूद थी। वो दरवाजे के करीब एक बेंच के कोने में सिर झुकाए बैठी थी। मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कार्यवाही शुरू हुई। पहला सवाल खुद मजिस्ट्रेट ने किया। क्या मुलजिम अपना गुनाह कबूल करता है? उसने पूछा। निखिल ने इनकार में सिर हिलाया। नो योर ऑनर, मुकेश बोला। मुलजिम बेगुनाह है। मुलजिम महज इस इत्तेफाक के तहत गिरफ्तार है कि कत्ल के संभावित वक्त के आसपास वो मौकाए वारदात पर मौजूद था। उसके खिलाफ कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उसके खिलाफ कोई पुख्ता परिस्थिति जन्य सबूत नहीं है। कोई छोटी मोटी बात है भी तो उसको जानबूझकर इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है तो वो मुजरिम के खिलाफ डैमेजिंग सबूत लगे। मुलजिम एक खानदानी नौजवान है, नगर के बड़े वकील का भतीजा है और इस शहर के
प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उसका स्थान है। इन बातों के मद्देनजर हमारी कोर्ट से दरख्वास्त है कि उसके केस को अभी जमानत के काबिल समझा जाए और उसके अनुसार कार्यवाही की जाए। मजिस्ट्रेट ने सरकारी वकील की तरफ देखा। योर ऑनर, अदलखा पूरे विश्वास के साथ बोला, प्रोसिक्यूशन निर्विवाद रूप से साबित करके दिखाएगा कि मुलजिम निखिल आनंद ने जानबूझकर, सोच विचार कर, योजनाबद्ध तरीके से यूं कत्ल को अंजाम दिया है जैसे कोई वहशी दरिंदा ही कर सकता है। न सिर्फ उसने मकतूला मकला मदान का गला घोट कर कत्ल किया, बल्कि ऐसा करने से पहले उसे पीटा, गिद्ध की तरह नोचा, सुअर की तरह भंभोड़ा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मुकेश आवेश से बोला। मुलजिम के खिलाफ कुछ भी साबित कर दिखाने से पहले उसे गिद्ध कहना, सुअर कहना न सिर्फ गैर समाजी हरकत है, इस कोर्ट की मर्यादा के भी खिलाफ है। एक रुतबे और रसूख वाले नौजवान को, एक ऐसे शिक्षित नौजवान को जो कि कल खुद वकील बनने वाला है और सरकारी वकील साहब की बिरादरी में ही शामिल होने वाला है, गिद्ध कहना, सुअर कहना उसके साथ जुल्म है। ऐसी भाषा सरकारी वकील साहब ने अदालत के बाहर इस्तेमाल की होती तो इज्जत हतक का दावा भुगत रहे होते। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सभ्य और शालीन भाषा इस्तेमाल करें। योर ऑनर, अदलका आवेश से बोला, मुलजिम ने अपने जघन्य अपराध को अंजाम देते लाश की जो दुर्गत की, उसकी रूह में ये साबित होना अभी बाकी है। मुकेश बोला कि जो किया मुलजिम ने किया, दैट्स विल बी इनफ। मजिस्ट्रेट बोला, मेरी अदालत में अभद्र भाषा का प्रयोग ना हो, दैट्स एन ऑर्डर। नाउ प्रोसीड मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अदलका ने सविस्तार प्रोसिक्यूशन के केस का खाका खींचा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनर्स की रिपोर्ट, मौकाए वारदात की तस्वीरें, लाश की तस्वीरें, लाश के कुछ खास जगहों के क्लोजअप वगैरह कोर्ट में पेश किए और उन गवाहों का हवाला किया जिनके जरिए वो मुलजिम को निर्विवाद रूप से कातिल साबित कर सकते थे और मुलजिम के 10 दिन के रिमांड की दरख्वास्त पेश की। जवाब में मुकेश ने पुरजोर अंदाज से इतने लंबे रिमांड का विरोध किया। उसने इस बात का भी हवाला दिया कि इत्तेफाक से बीच में जो 2 छुट्टियां पड़ गई थी, वो भी तो एक तरह से मुलजिम का रिमांड ही था। उन 2 दिनों में पुलिस मुलजिम से जो दरियाफ्त करना था पहले ही कर चुकी थी और अपने बयान में मुलजिम ने कोई इजाफा नहीं करना था। इस लिहाज से पुलिस की लंबे रिमांड की दरख्वास्त बेमानी थी, नाजायज थी। योर ऑनर, मुकेश ने आगे जोड़ा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने कत्ल को सोच विचार कर योजनाबद्ध तरीके से किया गया बताया। डिफेंस का सवाल है कि क्या ऐसा कत्ल कोई गवाहों के सामने करता है? करता है तो वो योजनाबद्ध तरीके से हुआ और क्यों कर हुआ? क्या ये एहतियात योजना का हिस्सा नहीं होती कि योजना पर अमल करने वाले की करतूत का कोई चश्मदीद गवाह है तो उसे पेश करे, लेकिन वो जानते हैं, हम जानते हैं कि ऐसा कोई गवाह नहीं है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन को अपना पहलू पहले पेश करने का मौका मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा पहलू है ही नहीं। ये मेरा हाथ देखिए। मुकेश ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। योर ऑनर, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपने क्या देखा तो आपका जवाब होगा हाथ देखा, लेकिन ये माकूल जवाब नहीं है। हकीकतन आपने हाथ नहीं देखा, सिर्फ हथेली देखी। हाथ का एक और हिस्सा भी है जो हाथ की पुष्ट कहलाता है और जो आप नहीं देख सकते क्योंकि उसका रुख आपकी तरफ नहीं है और उसे आप तभी देख पाएंगे जब मैं हाथ को घुमाऊंगा। योर ऑनर, मेरी तुलना स्पष्ट है। जैसे हर हाथ के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर स्टोरी के 2 पहलू होते हैं। हर केस के 2 पहलू होते हैं, एक प्रोसिक्यूशन का और एक डिफेंस का। प्रोसिक्यूशन का अपना पहलू आपको दिखाना मेरे आपको अपने हाथ की हथेली दिखाने के समान था। जैसे मैं ये दावा नहीं कर सकता कि आपने मेरा पूरा हाथ देखा, वैसे ही प्रोसिक्यूशन ये दावा नहीं कर सकता कि उसने पूरा केस पेश किया। दूसरे, ये भी गौरतलब बात है कि सरकारी वकील साहब गवाह नहीं हैं। इनसे सच बोलने का हरफ नहीं उठवाया गया है। इनका बयान महज अल्फाज है, सबूत नहीं है। इनका बयान गलत पाया जाने की सूरत पे इनके लिए कोई सजा तब्दील नहीं की जा सकती, इसलिए ये सेफ है और कुछ भी कह सकते हैं। इनकी वाकिफियत केस के एक पहलू की है, पूरे केस की नहीं है। लेकिन योर ऑनर, आप तभी कोई फैसला सुनाएंगे
जब पूरे केस से वाकिफ हो चुके होंगे और पूरे केस में आपकी वाकिफियत डिफेंस का वर्जन सुनने से ही होगी, जो कि प्रोसिक्यूशन के वर्जन से बिल्कुल जुदा होगा। प्रोसिक्यूशन का वर्जन कहता है कि ये नौजवान खतरनाक कातिल है। डिफेंस का वर्जन कहता है कि ये कातिल नहीं है, इसने कोई कत्ल नहीं किया, इसने कोई गुनाह नहीं किया। हम आपको संतुष्ट करके दिखाएंगे कि वो ही हकीकत है जो ये बयान करता है, ना कि वो जो सरकारी वकील साहब बयान करते हैं। मुलजिम पुलिस निर्धारित करती है, सरकारी वकील साहब का काम सिर्फ उसे सजा दिलाना होता है। ये वो काम है जिसे ये जानते हैं कि ये हमेशा कामयाबी से अंजाम नहीं दे पाते। हमारा दावा है कि इस बार तो बिल्कुल ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम साबित करके दिखाएंगे कि मंगला मदान का कातिल मुलजिम नहीं कोई और है। और हम साबित करके दिखाएंगे सरकारी वकील कर्चा कि इसके सिवाय कोई और कातिल हो ही नहीं सकता। और अपनी इस कोशिश में आप वारदात का ऐसा भयानक खाका खींचेंगे कि सुनने वाले की रूह कांप जाएगी और उन्हें ये मासूम नौजवान एक आदमखोर दानव लगने लगेगा। अपने केस को, बल्कि यूं कहिए कि केस के अपने वर्जन को ताकत देने के लिए सरकारी वकील साहब ऐसा कर सकते हैं। ये अपने ड्रामेटिक्स के जरिए योर ऑनर की जनाब बेहतरीन की रूहों को झंझोड़ सकते हैं और एक ऐसा पूर्वाग्रह का माहौल मुलजिम के खिलाफ खड़ा करने में कामयाब हो सकते हैं, जो कि मुलजिम के साथ सख्त नाइंसाफी के अलावा कुछ न होगा। फिर हो सकता है कि नतीजा एक गलत फैसले की सूरत में सामने आए, लेकिन ये कोई बड़ी बात ना होगी। निचली अदालतों में गलत फैसले होते ही आए हैं और ऊंची अदालतें उन्हें पलटती ही रही हैं। बट दैट्स अनदर स्टोरी। योर ऑनर, इस वक्त मेरा जिस बात पर जोर है वो ये है कि दुनिया की हर अदालत में हर इंसान को तब तक बेगुनाह समझा जाता है जब तक कि उसे निर्विवाद रूप से गुनाहगार साबित न कर दिया जाए। अ पर्सन इज presumed innocent until he is proven guilty beyond all reasonable doubts। इसलिए हमारा कानून गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किए गए शख्स को मुजरिम नहीं मुलजिम कहता है। ये वो मंत्र है जो मुल्क की हर अदालत में मुलजिम के बुनियादी हकूक को महफूज करता है, जो मुलजिम को कोर्ट में अपनी जुबान बंद रखने का अख्तियार देता है, जो कहता है कि उसने खुद को बेगुनाह साबित नहीं करना, मुल्क के कायदे कानून ने उसे गुनहगार साबित करना है। मुलजिम को गुनहगार मानकर केस आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस संभावना को नजरअंदाज किए बिना नहीं कि वो बेगुनाह हो सकता है। इसलिए अदालत में सरकारी वकील का उसके खिलाफ दिया गया भाषण ही उसे सजा दिलाने के लिए काफी नहीं। ये अदालत इन तमाम बातों के मद्देनजर कोई फैसला करेगी तो वो एक ही नतीजे पर पहुंचेगी कि मुलजिम बेगुनाह है, कि प्रोसिक्यूशन मुलजिम निखिल आनंद को बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स गुनाहगार साबित कर दिखाने में कामयाब न हो सका। मुकेश की उस तकरीर ने मजिस्ट्रेट पर अच्छा असर छोड़ा, लिहाजा उसने स्थापित प्रोसीजर के तौर पर रिमांड को जरूरी समझा, लेकिन 10 दिन का रिमांड जरूरी न समझा। उसने 3 दिन के रिमांड की मंजूरी दी और हुक्म जारी किया कि गुरुवार सुबह अदालत में पेश किया जाए, जिसका साफ मतलब था कि रिमांड के बढ़ाए जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरे, कोर्ट ने डिफेंस की ये दरख्वास्त कबूल फरमाई कि उन्हें मौकाए वारदात के मुआयने का मौका दिया जाए और उन्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और प्री पोस्टमार्टम मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट बमें तस्वीरें मुहैया कराई जाए। गुरुवार सुबह केस की सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील ने तस्वीरों और रिपोर्टों के जरिए केस का खाका खींचा, मौकाए वारदात से उठाए गए फिंगरप्रिंट्स कोर्ट में जमा कराए और उन गवाहों की लिस्ट दाखिल दफ्तर की जिन्हें केस के सिलसिले में प्रोसिक्यूशन पेश करना चाहता था। 2 घंटे वो सिलसिला चला, जिसके दौरान एक बार भी मुकेश ने सरकारी वकील को न रोका। फिर सरकारी वकील ने एक उम्रदराज धीर गंभीर शख्स को बतौर गवाह कटघरे में खड़ा किया। कोर्ट के बैलिफ ने उसे सच बोलने की शपथ दिलाई। सरकारी वकील R.K. अदलका उससे मुखातिब हुआ। आपका नाम अशोक भारद्वाज है? वो बोला। और आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं? जी हाँ, गवाह बोला। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? MBBS, MD, पैथोलॉजी। अपने प्रोफेशन का कौन सा फील्ड आपकी स्पेशलिटी है? फॉरेंसिक साइंस। इसी स्पेशलिटी की वजह से आप पुलिस की मुलाजमत में हैं
और उनके फोरेंसिक एक्सपर्ट कहलाते हैं। जी हाँ। मुख्यतः आपका क्या काम होता है? वायलेंट डेथ वाले केसों में लाश का मुआयना करना और मौत से ताल्लुक रखती पुलिस के काम की जानकारी निकालना मेरा काम है। ऐसे कितने केस आप डील कर चुके हैं? एग्जैक्ट गिनती नहीं मालूम, लेकिन 1000 से ज्यादा। वायलेंट डेथ से आपका क्या मतलब है? एक्सीडेंट में हुई मौतें, शूट आउट, छुरेबाजी, जहर से हुई मौतें, दम घुटने से हुई मौतें, डूबने से हुई मौतें, ऊंचाई से धक्का दिए जाने से हुई मौतें। लिहाजा कोई भी ऐसी मौत जो स्वाभाविक तौर पर ना आई हो उसे वायलेंट डेथ माना जाता है। जी हाँ। डेथ बाय मर्डर, जैसे कि जबरन किसी का गला घोट दिया गया हो, वायलेंट डेथ कहलाएगी। जी हाँ। पिछले गुरुवार 20 जनवरी को पुलिस के बुलाने पर आप आसिफ अली रोड की 7 नंबर इमारत में गए थे, जहां की मंगला मदान नाम की एक औरत अपने बेडरूम में मरी पड़ी पाई गई थी। जी हाँ। वहां आपने क्या देखा था? मैंने देखा था कि वो औरत अपनी बेड पर ढेर हुई पड़ी थी। उसका सिर परली तरफ के बेड से नीचे झूलता हुआ था और जो गाउन वो पहने थी वो तार तार हुआ था और टूटे बटनों की वजह से यूं आजू बाजू उसके दोनों पहलू में पड़ा था कि उसका सारा जिस्म नंगा दिखाई दे रहा था। उसके जिस्म पर जगह जगह रगड़ों के, खरोचों के निशान थे। कई जगह नील पड़े हुए थे। गले से साफ पता लग रहा था कि वो घोटा गया था और उसी वजह से उसकी मौत हुई थी। कैसे साफ पता लग रहा था? उसके गले पर खरोचों के निशान थे, मुंह खुला था, जुबान फूली हुई थी और मुंह से बाहर लटक रही थी। बाद में ऑटोप्सी में पता चला कि बोलने वाली नलिकाओं में फ्रैक्चर था और श्वास नलिका भी बुरी तरह से डैमेज थी। ये तमाम बातें इस बात का सबूत थी कि उसको गला घोटकर मारा गया था। जी हाँ। मौत के वक्त का कोई अंदाजा आप लगा सके थे? जी हाँ। मौत पिछले रोज यानी कि बुधवार 19 जनवरी को दोपहर 12 और 2 बजे के बीच हुई थी। कोई यौनाचार के लक्षण भी पाए गए थे? जी हाँ। उसका बलात्कार हुआ था। योनि में फोर्स एंट्री के लक्षण स्पष्ट थे और भीतर वीर्य के अंश भी पाए गए थे। लाश के मुआयने में आपने कोई और असाधारण बात नोट की थी? क्या? जांघों को, योनि के इर्द गिर्द के हिस्सों को, योनि को भी नोचा खसोटा गया था। और हाँ, बोलिए। डॉक्टर ने एक बार बेचैनी से पहलू बदला और फिर से झुकाए बोला, और लगता था कि दांतों से काटा गया था। दांतों से? अदलखा ने बड़े ड्रामाई तरीके से नेत्र फैलाकर हैरानी जाहिर की। जी हाँ। ऐसे कोई करता है? कोई करता ही है, तभी तो किसी ने किया। यू आर राइट। जो कुछ अभी यहाँ आपने अपने बयान में कहा वो सब आपकी इस रिपोर्ट में भी दर्ज है जो कि आपने पुलिस को सौंपी थी। जी हाँ। कोई ऐसी बात जो रिपोर्ट में दर्ज हो लेकिन जिसका जिक्र आपने यहाँ ना किया हो? ऐसी कोई बात नहीं। योर विटनेस, अदलका मुकेश से बोला। मुकेश अपने स्थान से उठा और कटघरे के करीब पहुंचा। आप डॉक्टर हैं? वो बोला। फॉरेंसिक साइंस की ज्ञाता हैं और वायलेंट डेथ के मामलात में पुलिस के एक्सपर्ट हैं। जी हाँ। पुलिस आपका जिक्र करती है तो अपने मेडिकल एग्जामिनर के तौर पर करती है? जी हाँ। मेरे ख्याल से इस कारोबार के 2 पहलू होते हैं। एक फील्ड वर्क से ताल्लुक रखता है और दूसरा ऑफिस वर्क जैसा होता है। फील्ड वर्क का मतलब है मौकाए वारदात पर जाकर लाश का मुआयना करना और ऑफिस वर्क का मतलब है मोर्ग में चीर फाड़ पोस्टमार्टम, जिसे कि ऑटोप्सी कहते हैं। दोनों एक ही काम नहीं होते, लेकिन हाँ, मोटे तौर पर कहते हैं। आप कौन सा काम करते हैं, पहला या दूसरा, फील्ड वर्क या ऑफिस वर्क या दोनों? जैसे हालात की जरूरत होती है वैसे करता हूँ। अमूमन कौन से काम करते हैं? ऑफिस वर्क। तो इस बार फील्ड में कैसे पहुंच गए? ये एक मेजर केस था जिसमें मकतूला एक ऊंची सोसाइटी से ताल्लुक रखती शख्सियत थी और मुलजिम भी रुतबे और रसूख वाला था। इसलिए पुलिस की मेरे से दरख्वास्त थी कि मैं खुद मौकाए वारदात पर पहुंचूं। बदले में ऑफिस वर्क, पोस्टमार्टम किसी और डॉक्टर ने किया, लेकिन मेरी मौजूदगी में किया। आप उस काम के वक्त मौजूद थे। उस काम को अंजाम देने वाले आप नहीं थे। काम मेरी मौजूदगी में हुआ। ऐसा आपने पूछे जाने पर क्यों ना बोला?
पहले आपने क्यों बताया कि पोस्टमार्टम भी आपने किया था? क्या फर्क हुआ? फर्क ये हुआ डॉक्टर साहब कि फिर पोस्टमार्टम की बाबत आप क्वालिफाइड विटनेस नहीं है। क्वालिफाइड विटनेस वो डॉक्टर है जिसने कि पोस्टमार्टम किया था। वो मेरा जूनियर है, इसलिए यहाँ इस बात की कोई अहमियत नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि जिस पोस्टमार्टम की बाबत आप गवाही दे रहे हैं वो आपने नहीं किया था, इसलिए उसकी बाबत आपकी गवाही देने का कोई मतलब नहीं। योर ऑनर, अदलखा बोला, ये बाल की खाल निकालने वाली बात है। फिर भी अगर डिफेंस अटॉर्नी साहब को ऐतराज है, मुझे ऐतराज है, तो दूसरे डॉक्टर को भी गवाही के लिए पेश कर दिया जाएगा। ऐसा होने तक पोस्टमार्टम की बाबत इस गवाह के बयान का हिस्सा रिकॉर्ड में से निकाल दिया जाए। कोई ऑब्जेक्ट योर ऑनर? मैं कल ही दूसरे डॉक्टर को गवाह के तौर पर पेश करूंगा और वो एन वही कहेगा जो प्रोसीजरली दैट विल नॉट बी करेक्ट, मजिस्ट्रेट बोला। गवाही के जिस हिस्से का हवाला है उसे रिकॉर्ड से खारिज कर दिया जाए। थैंक यू योर ऑनर, मुकेश बोला और फिर गवाह की तरफ आकर्षित हुआ। आपने बेडरूम में लाश देखी, आपने लाश की कंडीशन बयान की। क्या आप बेडरूम की भी कंडीशन बयान कर सकते हैं? हाँ, गवाह बोला। बेडरूम बुरे हाल में था। हर तरफ अव्यवस्था का बोलबाला था। कुर्सियां उल्टी पड़ी थी, वार्डरोब के पल्ले खुले थे और उसके भीतर के कपड़े बाहर बिखरे पड़े थे। दराज नीचे गिर पड़े थे और उनका सामान भी बाहर बिखरा पड़ा था। लिहाजा मुकम्मल नजारा इस बात की चुगली करता था कि उस जगह को किसी खास चीज की तलाश में खंगाला गया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अदलखा बोला। गवाह एक डॉक्टर हैं, इन बातों के स्पेशलिस्ट नहीं हैं। उनको ऐसा कोई नतीजा निकालने के लिए कहने का कोई मतलब नहीं। सस्टेन्ड, मजिस्ट्रेट बोला। योर ऑनर, मुकेश बोला, मेरा जोर इस बात पर है कि वो एक चोरी की वारदात थी जिसमें विघ्न आ जाने की वजह से बलात्कार और हत्या की नौबत आई थी। अगर वो काम किसी चोर का था तो वो मेरे क्लाइंट का काम नहीं हो सकता। सफाई के वकील की अगर ऐसी मान्यता है तो वो उसे किसी और तरीके से स्थापित करे। इस बाबत मौजूदा गवाह से कुछ कहलवाना उसे जुबान देना होगा जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सो माई रूलिंग स्टैंड्स। सफाई के वकील इस बात को छोड़े और कोई और सवाल हो तो गवाह से पूछे। यस योर ऑनर। डॉक्टर साहब, आप जिस्मानी चोटों की स्टडी में एक्सपर्ट हैं और उनसे ऐसा बहुत कुछ जान सकते हैं जो कि आम ऑब्जर्वर नहीं जान सकता। अब आप ये बताइए कि इस बारे में आपकी एक्सपर्ट स्टडी क्या कहती है। इस क्राइम को अंजाम देने वाले शख्स की बाबत आपकी क्या राय है? मेरी राय में वो कोई सेक्स मैनियाक था जिसकी हवस उस वारदात की घड़ी आपे से बाहर हो गई थी। वो कोई एबनॉर्मल शख्स था, साइकोपैथ था, रोजमर्रा की जुबान में कहें तो मेंटल था, मेरे ख्याल से। थैंक यू, मुझे इस गवाह से और कुछ नहीं पूछना। प्रोसिक्यूशन का अगला गवाह निर्मल मेहरा था। वो कटघरे में आकर खड़ा हुआ तो श्याम बिहारी आनंद वितृष्णापूर्ण भाव से बोले, देखो कमीने को, शक्ल से ही लग रहा है कि मेरे भतीजे के खिलाफ गवाही देने के ख्याल से ही खुश हो रहा है। खुश हो ले सर, मुकेश दबे स्वर में बोला। दुआ कीजिए कि निखिल के जरिए आपसे खुंदक निकलने की कोशिश में झूठ न बोले। इसके झूठ को पुलिस की सपोर्ट होगी, इसलिए पिन पॉइंट करना मुश्किल होगा। देखते हैं क्या कहता है। वो कटघरे में खड़ा हुआ। उसे शपथ ग्रहण कराई जा चुकी तो अजदका उसके करीब पहुंचा। आपका नाम निर्मल मेहरा है? वो बोला। और आप थिएटर से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, जवाब मिला। तलाकशुदा हैं? जी हाँ। जिस लड़के से आप विवाहित थे वो क्या सफाई के वकील साहबान में से एक एडवोकेट आनंद की बेटी थी? जी हाँ। तलाक की वजह क्या थी? ऑब्जेक्ट, आनंद साहब फुसफुसाए। ऑब्जेक्टेड योर ऑनर, मुकेश बोला। इज इररिलेवेंट एंड इमैटेरियल। इस बात का मौजूदा केस से कोई रिश्ता नहीं। सस्टेन्ड योर ऑनर, अदलका बोला। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफेंस अटॉर्नी की बेटी से बिगड़े ताल्लुकात के तहत हुए तलाक की वजह से इस गवाह के मन में आनंद फैमिली के लिए कोई हॉस्टिलिटी, कोई बैर भाव नहीं है। तलाक की वजह के बयान से ये बात स्थापित नहीं होने वाली। अगर होने वाली है तो मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताएं कैसे होने वाली है। चलिए, मैं तलाक की वजह नहीं पूछता। मिस्टर मेहरा,
आप सिर्फ इतना बताइए कि क्या तलाक सौहार्दता के वातावरण में हुआ था? छोटी मोटी रंजिश तो ऐसे मामलों में रहती ही है, गवाह बोला, लेकिन मोटे तौर पर हाँ। साला झूठा, आनंद साहब फुसफुसाए। मकतूला स्टेज और टीवी आर्टिस्ट थी और आपकी उससे प्रोफेशनल एसोसिएशन ही नहीं थी, गहरी दोस्ती भी थी। क्या ये बात सच है? जी हाँ, सच है। मैं फ्रेंड ही नहीं, फैमिली फ्रेंड था, क्योंकि मंगला का पति महेंद्र मदान अपनी जिंदगी में मेरे थिएटर ग्रुप में बतौर फाइनेंसर मेरा सहयोगी था। आई सी। आप आखिरी बार मकतूला से कब मिले थे? उसकी मौत से एक दिन पहले, यानी पिछले से पिछले मंगलवार को, 18 जनवरी को। जी हाँ। कहाँ मुलाकात हुई थी? उसके फ्लैट पे। वहां जाने की कोई खास वजह थी? जी हाँ, उस रोज उसने मुझे लंच पर इनवाइट किया था और मैं अपने नए प्रोजेक्ट में उसके रोल को उससे डिस्कस करना चाहता था। आप वहां कब पहुंचे थे? दोपहर से जरा पहले। आपने लंच किया, जो डिस्कस करना था वो डिस्कस किया। इसके अलावा आपकी मौजूदगी में वहां कोई गैर मामूली, कोई काबिल जिक्र बात हुई? हाँ, एक फोन आया था। जिस वक्त घंटी बजी थी उस वक्त मंगला किचन में थी। उसने किचन से आवाज देकर मुझे फोन अटेंड करने को बोला था। फोन डॉक्टर बलबीर भाटिया का था, जो कि मदांस का फैमिली डॉक्टर था। वो मेरा भी डॉक्टर है, इसलिए मैं उससे वाकिफ था। दुआ सलाम के बाद उसने मुझे मंगला को फोन देने को बोला, जो कि मैंने उसे बुलाकर दे दिया। वार्तालाप का कोई अंश आपने सुना? हाँ, मंगला की ओर वाला अंश सुना। क्या सुना? ऑब्जेक्ट। आनंद साहब ने मुकेश को कोहनी मारी। ऑब्जेक्ट नॉट कॉम्पिटेंट, कैन नॉट बी वेरीफाइड। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मुकेश बोला। किस बिना पर? मजिस्ट्रेट तनिक उलझनपूर्ण स्वर में बोला। इस बिना पर कि जो कुछ गवाह सुना होना बताएगा उसकी तस्दीक हो पाना मुमकिन न होगा, क्योंकि जो एक जनी ऐसी तस्दीक कर सकती थी वो मर चुकी है। इस बात का फायदा उठाकर गवाह कुछ भी सुना होने का दावा कर सकता है। वो एक सुनी बात में 4 अपनी तरफ से जोड़ सकता है। मजिस्ट्रेट ने कुछ क्षण उस नुक्ते का मनन किया और फिर बोला, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस विषय में क्या कहना है? योर ऑनर, अदलखा बोला, मेरे फाजिल दोस्त का ऐसा सोचना, ऐसा समझना नाजायज है कि गवाह एक की 4 लगाएगा। गवाह एक चरित्रवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उससे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। गवाह भले ही आसमान से उतरा हो, मुकेश दृढ़ता से बोला। मेरी ऑब्जेक्शन अपनी जगह कायम है, जिस पर कोर्ट ने रूलिंग अखलाकन नहीं कानूनन देनी है। योर ऑनर, हर रूल की एक्सेप्शन होती है। मेरी दरख्वास्त है कि एक एक्सेप्शन के तौर पर गवाह को जवाब देने की इजाजत दी जाए, वरना केस का एक बहुत अहम पहलू उजागर हुए बिना रह जाएगा। आई स्टिल ऑब्जेक्ट योर ऑनर ऑन फर्दर ग्राउंड दैट इट इज इररिलेवेंट। जिस डायलॉग को बल्कि मोनोलॉग को मुलजिम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रिकॉर्ड में लाने की कोशिश की जा रही है, वो वारदात से 24 घंटे पहले हुआ था। उस टेलीफोन कॉल के वक्त तक जब कोई क्राइम वाकया ही नहीं हुआ था, तो उसका जिक्र बेमानी और गैर जरूरी नहीं है तो और क्या है? योर पॉइंट इज वेल टेकन। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कुछ कहना चाहते हैं? यस योर ऑनर, मैं कबूल करता हूँ कि मेरे फाजिल दोस्त के पॉइंट में दम है, लेकिन साथ ही दरख्वास्त करता हूँ कि गवाह को फोन कॉल की बाबत अपना बयान मुकम्मल कर देने दिया जाए। मैं कोर्ट को आश्वासन देता हूँ कि बाद में प्रोसिक्यूशन ऐसी सपोर्टिंग एविडेंस पेश करेगा कि बयान की तस्दीक अपने आप हो जाएगी। इस आश्वासन के बिना पर गवाह को जवाब देने की इजाजत दी जाती है। बट योर ऑनर, मुकेश ने कहना चाहा। सिट डाउन, योर ऑब्जेक्शन इज ओवररूल्ड। अदलखा के चेहरे पर विजेता के से भाव आए। आई स्टिल बैक टू ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन को अपने दावे को सब्सटेंशियस तो करना चाहिए, उसे कोई हिंट तो देना चाहिए कि बयान की अपने आप तस्दीक करने वाली सपोर्टिंग एविडेंस क्या है। योर ऑनर, अदलखा बोला, टेलीफोन कॉल के 2 सिरे होते हैं। एक सिरे पर जो कहा गया था उसकी तस्दीक दूसरे सिरे से होगी जहां की वो सुना गया था। मैं डॉक्टर बलबीर भाटिया को बतौर गवाह अदालत में पेश करूंगा। माई रूलिंग स्टैंड्स, मजिस्ट्रेट बोला। यू मे प्रोसीड मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। थैंक यू सर, अदलखा बड़े संतुष्टिपूर्ण भाव से बोला
और गवाह की तरफ घूमा। तो मिस्टर मेहरा, डॉक्टर भाटिया की दरख्वास्त पर आपने मंगला को फोन पर बुलाया? जी हाँ। वो क्या बोली? आपने क्या सुना? वो बोली, डॉक्टर साहब, निकिता का मुआयना किया आपने? कैसी है वो? उसने कुछ क्षण फोन सुना तो एकाएक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो फोन में बोली, हे भगवान, ये पक्की बात है डॉक्टर साहब। मैं जानती हूँ एक क्वालिफाइड डॉक्टर से डायग्नोसिस में गलती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ठीक है, फोन करने का शुक्रिया। फिर उसने फोन बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? हत्ते से उखड़ गई, कलपने लगी, कोसने लगी। किसको? मुलजिम को। बोली, खून कर दूंगी इस कमबख्त निखिल आनंद का। इसी कुत्ते ने मेरी फूल जैसी बेटी को दागदार कर दिया। आई विल किल दैट सन ऑफ बिच। तुमने ठीक बोला था, वृद्ध फुसफुसाए। कमीना एक की 4 क्या, एक की 40 लगा रहा है। मुकेश ने चिंतित भाव से सहमति में सिर हिलाया। ये मैजिस्ट्रेट बायस्ड है, पहले से ही निखिल के खिलाफ हो गया जान पड़ता है। सर चुप रहिए प्लीज। फिर अदलखा बोला। फिर उसने मुलजिम को कॉल लगाई। उसके लाइन पर आते ही फोन में बोली, निखिल, मेरे को तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। अपनी खैरियत चाहता है तो फौरन दिल्ली पहुंच। मेरे को नहीं पता आज की माफी तुझे मिल सकती है, लेकिन कल दोपहर तूने यहाँ मुझे अपनी सूरत न दिखाई तो कहर ढा दूंगी। ऐसा क्या हो गया है? पूछता है ऐसा क्या हो गया है? तुझे नहीं मालूम क्या हो गया है? नहीं मालूम तो सुन। मेरे को अभी मालूम हुआ है कि निकिता प्रेग्नेंट है। ये हो गया है। ठीक है, कल दोपहर तक ठीक है। फिर उसने फोन बंद कर दिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।